मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट का तो फिजिक्स ही सबसे बड़ा फियर होता है। पूरे टाइम पढ़ते पढ़ते मैं नहीं चाहती थी कि सैचुरेट हो जाऊँ और टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपसे फॉलो हो। मतलब जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मुझे मोटिवेशन होता था। मेरा ऐसा मानना है कि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। कि काफ़ी बच्चे ऐसा करते कि अगर मॉक टेस्ट खराब हुआ है या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो डिमोटिवेट भी हो कभी मॉक टेस्ट की वजह से आप? लाइक अगर मुझे टेस्ट देने में 3 घंटे और 20 मिनट्स लग रहे तो मुझे एनालिसिस करने में इवन उसके डबल टाइम भी लग जाता वो था। नीट के एक दिन पहले और नीट के सुबह मैंने वो रिवाइज करा था मतलब मेन टारगेट टॉपिक्स का होना चाहिए ना कि टाइम। मतलब मुझे उसे देखते डर लगता था, लेकिन अब ये था क्योंकि मेरा वो वीक पॉइंट था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ती थी। मैच करते टाइम तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ रही थी कि ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। नहीं, या फिर ये भी था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपने भी कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखे थे? आज आप टॉपर्स का इंटरव्यू दे रहे हो। हाँ, मैं देखती थी। मुझे पता है कि मैं जब भी अक्सर सोचती हूँ मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई ऐसी बातें बताना चाहो न्यू टू एस्पिरेंट को कि ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी चाहिए और ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, तो आपकी तरफ से वो चीज़ें क्या होंगी? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट के अंदर। और आज के पॉडकास्ट में हम आपके लिए जो गेस्ट लेके आए हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर लक्षिता और डॉक्टर आयुषी। दोनों ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी नीट जर्नी के दौरान, नीट यूजी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या अपनी तैयारियां रखी थी, किस तरह से पूरा प्लान किया था और उन्होंने एट द एंड जाके किस तरह से अपना जो ड्रीम है वो अचीव किया था, आज हम उनसे डिटेल्स में जानेंगे। तो डॉक्टर आयुषी एंड डॉक्टर लक्षिता, स्वागत है आपका पॉडकास्ट के अंदर। तो डॉक्टर लक्षिता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। और तो आप मुझे बताइए कि आपने पहली बार आपने कब सोचा था कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर आपका ड्रीम कब बना था डॉक्टर बनने का? सर मैंने सबसे पहले 11th में 11th की स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट चूज़ करने का टर्न आया था तब मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और इसका मोटिवेशन मुझे अपनी फैमिली से आया। मेरे घर में जो मेरी मासी है वो डॉक्टर है तो मैं उनको काम करते हुए देखती थी। उनका वर्क प्रोफेशन मुझे बहुत इंस्पायर करता था। मतलब फैमिली से मेनली आपका मोटिवेशन रहा है। डॉक्टर आयुषी, आपका? बचपन से था मेरा साइंस में इंटरेस्ट और मेडिकल फील्ड में एक्सपोजर था, तो उसमें इंटरेस्ट बचपन से था। 10th में जाके फाइनल कर दिया था कि हाँ ठीक है जाना है क्योंकि साइंस पर इंटरेस्ट पहले से था, राइट? साइंस में ओके। starting से ही था। तो मतलब 10th के बाद आपने मोटिव बना लिया था कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए नीट प्रिपरेशन चालू करनी है, राइट? 11th में ओके। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट कर दी, तो फाउंडेशन किया था या फिर बोर्ड के साथ रहे थे आप? सर मैंने तो फाउंडेशन किया था। फाउंडेशन पे आ गए थे, राइट? मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने लेना स्टार्ट कर दिया था आपने फाउंडेशन के साथ। तो मतलब आप दोनों ने जो अपनी प्रिपरेशन करी है वो फाउंडेशन से करी है और आप दोनों का सिलेक्शन भी 12th के साथ हुआ है, राइट? ओके। तो अब मुझे आप ये डिटेल से बताइए कि 11th क्लास के अंदर जब आपने सबसे पहले आप गए, क्योंकि फाउंडेशन करनी है, फाउंडेशन का और एक स्कूल वाला जो सिनेरियो होता है स्टडी का बहुत डिफरेंट होता है। स्कूल में अपन नॉर्मली जस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम पढ़ते हैं, फाउंडेशन का अपन फॉर एक टारगेट एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस फील हुआ जब आप फाउंडेशन कोचिंग में गए? तो स्कूल में कोचिंग में क्या डिफरेंस फील हुआ? सर जब फाउंडेशन किया तो पढ़ाई को सीरियस लिया था। स्कूल में तो इतना कॉम्पिटिटिव स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट फाउंडेशन के टाइम पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। और बस रियल पढ़ाई का जो पढ़ाई के लिए जो था वो फाउंडेशन में जाके। तो फाउंडेशन में जाके ये पता चला गया कि इस फील्ड के लिए अगर फाइट करना है तो आपके साथ कॉम्पिटिटर भी हैं। स्कूल में कॉम्पिटिटर नहीं माने जाते, वो क्लासमेट्स माने जाते हैं, राइट? हाँ। तो फाउंडेशन में जाके थोड़ा अपन सीरियस भी हो जाते हैं कि हम सिर्फ अकेले नहीं, और भी लोग हैं, अगर हम नहीं पढ़े तो सीटीए ले जाएंगे, राइट? आपको क्या फील हुआ कोचिंग जाते? भी काफ़ी चेंज हुआ था ना। एमसीक्यू पे आ गए थे और वही कंपटीशन वाली बात आ गई, तो मतलब एकदम प्रॉपर सीरियस होना पड़ा क्योंकि ये स्कूल में क्या होता है कि गिनती के ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 बच्चे होते हैं। कंपटीशन आप में ऑल ओवर इंडिया होगा और चीज़ें भी काफ़ी लॉजिकल हो जाती है क्योंकि स्कूल में काफ़ी चीज़ें रटने वगैरह की होती है कि ठीक है क्वेश्चन आंसर मैम ने बता दिया ये आएंगे, ठीक है। इसमें कंपटीशन में कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, बुरी लगती है और पीछे मतलब काफ़ी चीज़ें आती है कि चीज़ें पढ़ी, कितनों ने बताई कौन सा क्वेश्चन, और मतलब पूरी एक जर्नी होती है कंपटीशन वाली तो। मेनली तो मतलब एक माहौल वो बन जाता है जिसमें अपन कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, राइट? शायद स्कूल में वो माहौल नहीं रहता है।
स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन वाला माहौल नहीं रहता, सिर्फ एक टारगेट होता है कि अपन को बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करनी, बोर्ड एग्जाम में पास होना है। तो जब आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद में जो आपका डेली रूटीन था वो क्या रहा था उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम? मेरा तो मॉर्निंग बैच था, तो मैं सुबह कोचिंग जाती थी और फिर दोपहर में मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके खाना वाना खा के फिर अपना वही स्टडी रूटीन जितना जैसे करना है मतलब अपने हिसाब से। मॉर्निंग आपका पूरा आफ्टरनून तक का टाइम कोचिंग ले लेती थी, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता था। आपका? सर मेरा तो इवनिंग बैच था, तो मेरा कोचिंग का जो टाइम था वो 4 से 8 था, लेकिन मैं मॉर्निंग पर्सन थी तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई चालू करती थी अपना। रात को तो बहुत ही कम पढ़ाई करती थी। अच्छा, मतलब आपको मॉर्निंग में स्टडी करना अच्छा लगता था, राइट? तो आपके जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे तो फर्स्ट जो मॉक टेस्ट लगा था आपका फाउंडेशन के अंदर, उस टाइम क्योंकि शुरू में अप्रोच नहीं होती एमसीक्यू सॉल्व करने की, 10th तक अपन बोर्ड एग्जाम के लिए बाय थियोरेटिकल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आपको एमसीक्यू बेस्ड पूरा पेपर आया उस टाइम आपको क्या फील हुआ? कुछ अ, मतलब टीचर्स ने काफ़ी आइडिया दे दिया था, और क्योंकि कोई चीज़ में पहले आते हैं तो अपन काफ़ी आइडिया लेके चलते हैं कि क्या करना है, कौन सा पेपर आएगा, कैसे भरना है। तो सब जगह जैसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लिए कि हाँ ठीक है, बाकी सब ने कैसे अटेम्प्ट करा और टीचर्स ने भी काफ़ी बताया कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, स्पीक का ध्यान रखना। तो आइडिया तो काफ़ी था। कि एमसीक्यू सॉल्व करने का, और वो प्रैक्टिकल फिर उस फर्स्ट मॉक टेस्ट में आ गया। फर्स्ट में देख लिया कि कितना समझ आया। जी, लक्षिता आपको कुछ लगा डिफरेंट जब मॉक टेस्ट के लिए बैठे? सर है ना, सर वैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट था तो उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं आता। मेन कुछ यूनिट्स कुछ चैप्टर्स ही आते हैं। क्यों आता है, मेन जो कोचिंग का यही होता है कि वो एक्सपोजर दे दे जो न्यू पैटर्न है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड जो पैटर्न है इसके, ये तो वो इजी लगा रहा मुझे क्योंकि पहले से पता था कि कैसे आना है, क्या आना है। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट से आपकी ये शुरुआत हो चुकी थी कि ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ है ये ही सेम पैटर्न एक दिन हमको लास्ट फाइनल अपन का रिजल्ट देने वाला है, राइट? तो मॉक टेस्ट की क्या अहमियत रहती है पूरे, अगर अपन फाउंडेशन बैच में देखें, क्योंकि 2 साल का पूरा एक वो हो गया, तो मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू रहती है? मॉक टेस्ट कितनी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मॉक टेस्ट तो मेरे हिसाब से तो आपको हर बार देनी चाहिए। आपकी चाहे प्रिपरेशन कम हो, ज़्यादा हो, पर वो एक प्रैक्टिस बना देती है, एक रूटीन बना देता है कि इतना टाइम आपको बैठना है। एक स्पीड का भी काम हो जाता है वहाँ पे, और टाइम बाउंडेशन में भी रहते हो आप, और एक माहौल होता है कि इतने सारे बच्चे आपके साथ में बैठ के दे रहे हैं। एक सिनेरियो बना देते हैं, पूरा एग्जाम वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, राइट? तो वो फिर आदत लग जाती है, तो जो मेन दिन होता है ना, उधर दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से आदत लगी हुई है, और फिर आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, मतलब पूरा माहौल टाइप। मॉक टेस्ट मतलब एक एग्जाम के मूड में रखता है अपन को हमेशा ही, राइट? आपका कैसा रहा? सब मैं पर्सनली कहूँगी कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन क्लास से मिस कर दो पर टेस्ट कुछ भी मिस मत करो। मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया था, और इवन लास्ट के टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया था, और सारी प्रिपरेशन जो थी वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही थी मेरी। लास्ट जो मंथ, लास्ट का जो मंथ था उस टाइम, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे मिस्टेक का बहुत अच्छे से पता चलता है, और वो दोबारा नहीं होती, रिपीट नहीं होती। अगर हम पढ़ेंगे तो मिस्टेक रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं, बट टेस्ट से नहीं होती। और वीकनेस का भी पता चल जाता है कि कहाँ पे अपन लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक अपन को समझ नहीं आया। तो वो सबसे बेस्ट वे होता है अपना एनालिसिस करने के लिए। मतलब मॉक टेस्ट में वो सारी गलती अपन पहले ही कर लेते हैं जो इन फ्यूचर होने वाली है, और वो चीज़ें भी पता लग जाती है अपन को कि हमको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, राइट? तो जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, धीरे-धीरे सिलेबस आगे बढ़ा होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कंप्लीट हुए होंगे। तो जैसे-जैसे सिलेबस बढ़ा तो आपको बर्डन फ़ील हुआ कि इतना सिलेबस होता जा रहा है, चलो मॉक टेस्ट का 1 यूनिट का दे दिया, दूसरे का दे दिया, लेकिन जब ये फुल मॉक टेस्ट हो गया, हाफ मॉक टेस्ट होगा, तो उस टाइम पे बर्डन फ़ील हुआ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका है? सर जैसे 11-12 तक तो मतलब साथ-साथ में चल रहे थे, तब पार्ट वाइज़ ही आ रहा था, तो मतलब पीछे का नहीं आ रहा था। जब आगे की करवा रही थी तब तो इतना बर्डन नहीं था। बट लास्ट में जब फुल सिलेबस टेस्ट चालू हुए तब एकदम से बहुत ज़्यादा लोड फील हुआ, और मार्क्स भी डाउन चले गए थे। तो वो एक डिमोटिवेशन का पॉइंट था कि मार्क्स बहुत पीछे चले गए, और इतना सारा एक साथ रिवाइज़ भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम ऐसा लगा था, और लेकिन उसके बाद में कवर हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, तो रिवीजन के लिए मल्टीपल रिवीजन करने की मल्टीपल रिवीजन करते तो कवर हो जाता है फिर, और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट में जब अपन मिड वे में पहुँच जाते हैं,
तो अपन को फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, राइट? लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अपने पास इतना सिलेबस हो गया है तो आगे जाके क्या करना, मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है और अपने सिलेबस को भी रिवाइज़ करते रहना है। ओके। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो डेली रूटीन था, जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे डेली रूटीन क्या रहता था आपका कि इतने आवर तो मुझे इंस्टीट्यूट के तो फिक्स हैं, इतनी सेल्फ स्टडी के अंदर आप कितने आवर रखते थे? बेसिकली हर दिन एक नहीं होता है, तो किसी दिन तो आपका अच्छा खासा मोटिवेशन है, आपकी तबीयत बहुत अच्छी है और आप पे कभी-कभार ऐसा भी होता है कि पेपर का स्ट्रेस है कि हाँ ठीक है अब पेपर आने वाला, तो पढ़ाई बहुत अच्छी खासी 12 घंटे भी क्रॉस हो जाती है। पर कभी ऐसा होता है कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है या फिर मन नहीं है, होता है बीच में डाउनपन आता है, तब कम हो जाता है, तो उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है कि ठीक है, आपने एक दिन कम पढ़ा, तो आप कोशिश करो कि वो उसको आप अगले दिन में कवर कैसे करो। हाँ, कि ठीक है, इस दिन मैंने कम पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो एज़ अ ब्रेक या एज़ अ रेस्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोड भी फिर तब तक खराब पे वो लीड करता है, तो ब्रेक लेके फिर आप बाद में ज़्यादा कवर करो तो वो अच्छी बात है। आप लोड लेके वो पढ़ भी रहे हो, फिर वो आपके दिमाग में भी नहीं जा रहा है, बस आप बैठे हो, टाइम वेस्ट होता है फिर वो। मतलब कोई रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे पर्टिकुलर 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो इतना उसके प्रति वो भी नहीं होना है कि मेरा आज 8 घंटे फॉलो नहीं हुआ है। हो सकता है कल को आप 12 घंटे भी पढ़ लो। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं नीट यूजी एस्पिरेंट, को कई बार क्या होता है कि एक फिक्स रूटीन बना लेते हैं कि मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी चाहिए होगी, मिनिमम 14-15 आवर्स की स्टडी चाहिए होगी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका कि ये ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर फिक्स आवर रखें या फिर पर्टिकुलर कुछ चैप्टर या फिर टॉपिक्स का टारगेट रखें? क्या टारगेट होना चाहिए? टाइम टेबल रखना अच्छी बात है, आपसे फॉलो हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर वही बात आ गई ना कि कभी नहीं हो पाता है, तो आपको आगे जाके कंपनसेट करना चाहिए उसको, और टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपसे फॉलो हो। मतलब बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा आइडिया रख लो कि आज मेरे को ये चैप्टर करना है, वो मैं चाहे एक साथ 3 घंटा बैठ के करूँ, 1-1 घंटे के गैप में करूँ, पर मेरे को ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है और ये क्वेश्चंस लगाने हैं। तो वो आपका ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो दिन में वो टारगेट अचीव हो जाए। वो क्वेश्चंस में रखता है कि ठीक है, आपको टाइम बाउंडेशन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें तो स्पीड का मामला आ जाता है। पर जो वो रीगेन वाला, मतलब जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो आप पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो वो आपके वो माइंड के स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि आपका माइंड उस टाइम कैसे चल रहा है। तो आपका उस टाइम नहीं चल रहा तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, बाहर ऐसे खुली हवा में टहल के आ जाओ, कुछ खा लो, थोड़ा सो जाओ। तो एक वो रिफ्रेशमेंट हो जाता है ब्रेन का, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब जो पढ़ोगे ना वो आपका ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। मतलब मेन टारगेट टॉपिक्स का होना चाहिए ना कि टाइम का, राइट? कि इतना नहीं कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है तो इस मतलब नहीं कि 8 घंटे चेयर पे बैठे हैं, पढ़ाई हो या नहीं हो। टॉपिक्स का अपन को टारगेट रखना चाहिए। आपका कैसा था टारगेट? सर मेरा तो टाइम के अकॉर्डिंग था, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन करती थी, तो वही था कि जो कोचिंग जब लगती थी 11-12, तो 12 to 13 आवर्स में स्टडी करती थी। सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं, कोचिंग। अच्छा, टोटल मिला के दोनों। और जब कोचिंग ख़त्म हो गई तो लास्ट टाइम तो इवन मैंने 16 to 17 आवर भी हो जाते थे, तो ये हो जाता था। और लेकिन मेरा ये था कि जैसे हमारी कोचिंग में हर 21 डे से टेस्ट होता था, तो जो 21 डे जिस दिन टेस्ट है वो मेरा रेस्ट डे होता था। उस दिन पे मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, बस मैं टेस्ट दे के आती थी। और मतलब ये कि पूरे टाइम पढ़ते-पढ़ते मैं नहीं चाहती थी कि सैचुरेट हो जाऊँ। हाँ, लास्ट वो टाइम पे थोड़ा। तो एक दिन मैं बीच में गैप रखती थी कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं पढ़ूँगी नहीं, तो वो मेरा चिल करना होता था। मैं फैमिली के साथ बाहर जाती थी, जैसे बाहर डिनर पे चले गए या कहीं बाहर घूमने चले गए, तो रिफ्रेश हो जाते थे। बिफोर एग्ज़ाम बिल्कुल बुक क्लोज़्ड। हाँ, एग्ज़ाम। तो ठीक है, ये भी अच्छा होता है क्योंकि जो माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स पोज़ीशन में रहेगा, एक दिन पहले अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा उस दिन एग्ज़ाम के टाइम, राइट? तो आपका टारगेट था आवर्स को लेके कि मुझे लगभग इतना आवर्स बैठना है। हाँ, पर्टिकुलर आवर्स नहीं, पर मेरे को डिसिप्लिन में रहना पसंद है। हाँ, मतलब वो जो शेड्यूल शेड्यूल नहीं खराब होना चाहिए, राइट? इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जो इसने बोला था कि पेपर वाला दिन थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए, ये आपके उसमें एज़ अ रिवॉर्ड काम करता है कि जैसे आपको पेपर वाले दिन में काफ़ी बच्चों का होता है कि छी पेपर वाला दिन आ रहा है और ऐसे करके ज़्यादा पढ़ने लग जाओ। ज़्यादा पढ़ना तो होता ही है, क्योंकि एक आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा कि आप एक तो एज़ अ नंबर मोटिवेशन ले लो, कि वाओ! उस दिन मेरी परफ़ॉर्मेंस पता पड़ेगी और मेरे अच्छे नंबर आएँगे तो मुझे एप्रिसिएशन भी मिलेगा। कम आएँगे तो कोई मतलब ऐसे डाउन मानने की बात नहीं है। पर एक मोटिवेशन कि मैं अपना करके दिखाऊँगा,
मैं अच्छे नंबर लाऊँगा तो आपको भी अच्छा-अच्छा लगेगा। और उस दिन आप रिलैक्सेशन डे भी रखोगे तो ऐसा होगा कि ठीक है, अभी पेपर तक मैं लगातार पढ़ लूँ, पेपर के दिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो जाऊँ, खा लूँ अच्छा। तो एक रिवॉर्ड रखना चाहिए पेपर के बाद में, पेपर से पहले नहीं, कि मतलब पेपर के बाद में रिवॉर्ड रखोगे तो आपको एक मोटिवेशन अपने अंदर से आता है नेक्स्ट पेपर के लिए आप प्रिपेयर रहोगे उस रिवॉर्ड को अचीव करने वापस। कि आपको फिर वो अच्छा लगेगा ना कि आपको वो उसके बाद में कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रखना चाहिए रिवॉर्ड। तो जो भी आपके मॉक टेस्ट होते थे, मंथली या फिर 21 डेज़ या मंथली जो भी होते थे, तो वो मॉक टेस्ट जो होते थे, उन मॉक टेस्ट के बाद आपका मोटिवेशन प्लस होता था? या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, तो डिमोटिवेट भी हो कभी मॉक टेस्ट की वजह से आप? सर मेरा ऐसा था कि जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मुझे मोटिवेशन होता था कि अब नेक्स्ट टाइम तो करके दिखाना है, कैसे कम चले गए। और जब ज़्यादा आते थे तो नॉर्मल रहती थी कि अच्छा, मतलब कम मार्क्स आना आपके लिए मोटिवेशन का रीज़न था। हमेशा मोटिवेशन का काम करना। अच्छा, आपके लिए? मोटिवेटेड तो हर टाइम ऐसा रहना ही पड़ता था क्योंकि ये पर जो कम मार्क्स आ गए, मान के चलो आप पिछले 3 मॉक टेस्ट से आपके पर्टिकुलर जो स्कोर आ रहा है, चौथे मॉक टेस्ट में आपका उससे कम आ गया, तो उस टाइम आपको क्या फ़ील होता था? तो मतलब उस टाइम तो लो लगता था कि क्या हो गया, मैंने तो पढ़ा था और कैसे हो गया। तो कभी-कभार ऐसे रोने जैसा भी हो जाता था। आपको फैमिली वगैरह से जो आपको सपोर्ट करे, उससे बात-वात करके ऐसा लगता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार करना। क्योंकि एक से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आपका वहाँ पे क्या होगा। ये तो एक मॉक टेस्ट है। बिल्कुल, अगर एक ही डिसाइड करने वाला होता तो आज आप एसएमएस में पक्के। तो तो जो एक डिसाइड करने वाला वो अभी हाँ, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। ये नीट यूजी एस्पिरेंट को सोचना चाहिए कि अगर कोई मॉक टेस्ट खराब हो चुका है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या फिर मैं कॉम्पिटिशन में ही नहीं आ रहा हूँ क्योंकि और लोगों का बहुत अच्छा गया है, मेरा डाउन गया है। क्योंकि एक मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं कर सकता ना कि लास्ट पेपर आपका कैसा होगा, राइट? तो अगर बीच में मॉक टेस्ट खराब भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाएँ, बस देते रहें। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, राइट? कि कंसिस्टेंसी रहेगी तो पर छोड़ना नहीं है मॉक टेस्ट। कि काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर मॉक टेस्ट खराब हुआ है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं की, ऐसे कैसे हो गया। बट कहीं न कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो पहले से बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं, तभी उसका रिज़ल्ट इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है। तो उन्हें एनालाइज़ करना चाहिए कि वो किस पैटर्न में चेंज आया है उनका, उन्होंने ऐसा क्या किया है, या फिर मेबी उस टाइम उनकी तबीयत सही ना हो। बट तबीयत सही नहीं थी तो भी उन्हें फ़ोकस करना, और नीट के टाइम ज़रूरी नहीं होता कि वो तबीयत आपकी सही होगी उस टाइम, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है। तो उसको एज़ अ चैलेंज लेना है कि कुछ भी हो, मेरे को अपना बेस्ट देना है बस हर टेस्ट में। मतलब टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे आपने उस यूनिट को बाई कोचिंग जाके कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप तबीयत खराब हो गई है, किसी रीज़न की वजह से आप उस टॉपिक को कवर कर पाए, नहीं कर पाए, पर टेस्ट नहीं छोड़ना है, राइट? क्योंकि टेस्ट में बैठोगे तो कुछ 4 चीज़ें लेके आओगे टेस्ट से, वो चीज़ें सीख हो गई। तो जब आप वो टेस्ट दे के आते थे, तो घर पे एनालाइज़ करते थे या फिर बस दे के छोड़ दिया? एनालाइज़ करते थे? पूरा प्रॉपर मतलब वहाँ से देने लेके आने के बाद, तो सिर्फ़ जो गलत क्वेश्चन उनको ही देखते थे या फिर जो सही भी होगा उनको भी देखना है कि बाई चांस तो सही नहीं हो गया? पूरा पेपर चेक करना होता है। उससे क्या आपका जो सही क्वेश्चन हुआ है, वो आपका कभी-कभार तुक्का है। मतलब कभी-कभार आपने गेस कर दिया, कभी-कभार आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, पर आपने टिक कर दिया वो सही हो गया और आपका ध्यान नहीं गया, या फिर मतलब उसका आपको मेन रीज़न या कांसेप्ट नहीं पता था, बाय द वे सही हो गया। और गलत तो करने ही होते हैं। और मतलब जो आप सही भी करोगे तो उसमें घाटा नहीं है, वो आपका एक रिविज़न ही हो गया कि ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर में आया था। और ये क्रॉस चेक कर लो कि एक बार सही हुआ है वो कांसेप्ट से तो सही हुआ है ना, ऐसा नहीं बाय गैस हो गया हो, राइट? तो आप मतलब प्रॉपर एग्ज़ाम देने मॉक टेस्ट देने के बाद सारे जो आंसर सही हुए उनको भी रीचेक करते थे, गलत हुए वो क्यों हुए उनको इसलिए रीचेक करते थे, राइट? आपका सब मेरे केस में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपेयर टू टेस्ट देना। लाइक अगर मुझे टेस्ट देने में 3 घंटे और 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो मुझे एनालिसिस करने में इवन उसके डबल टाइम भी लग जाता था। मैं मतलब बहुत डीप एनालिसिस करती थी कि हर एक मतलब गलत हुआ तो उसका टॉपिक भी मैंने उस दिन पढ़ लिया कि ठीक है, इसके आसपास का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी मेरे गलत हो जाएगा। तो कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, राइट? उसको पूरा पढ़ लेते थे आप? भी मैं पढ़ ली थी हुँ। कि इसका मतलब वो है ना कि मेरे को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, तभी उस और जो राइट होते थे मैं उसको भी एनालिसिस करती थी कि मतलब ठीक है, राइट था। और कभी-कभी कन्फ्यूज़न भी होता है फ्रूट क्वेश्चंस को लेके कि मुझे आता तो है कि ये राइट है, बट मुझे किसी दूसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि ये वैसे तो नहीं है राइट, बट ये थोड़ा बहुत डाउट होता है कि हाँ, ये राइट नहीं हो सकता है, ये थोड़ा-सा अलग-सा ऑप्शन दिख रहा है, क्या रीज़न मतलब होगा? चारों ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल लो डिफरेंशिएशन। कि ये आंसर कब जाता है, ये कब जाता है, ये कब जाता है, राइट? मतलब चारों ऑप्शंस को एक तरह से पढ़ लो। उनके ऊपर जो भी पैराग्राफ्स या फिर जो भी डाटा है अपने पास वो पता होना चाहिए।
अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें अपन, तो तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपको आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन-कौन सी थी और कौन-सी सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लगती थी? मेरी फेवरेट तो था फिजिक्स मेरी फेवरेट थी, और जो मेरे को सबसे हार्ड लगती थी वो थी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, वो मेरे लिए एक तरह से फियर था कि इनऑर्गेनिक, मतलब मुझे उसे देखते ही डर लगता था। लेकिन अब ये था क्योंकि मेरा वो वीक पॉइंट था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ती थी ताकि वो मुझे मेरा कवर हो जाए। और फिजिक्स मुझे पता था कि ठीक है, इजी गोइंग है। और किसी भी सब्जेक्ट में टीचर का बहुत बड़ा रोल आता है, तो फिजिक्स से हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने आपको इतना कंसेप्ट इतने अच्छे बता दिए कि वो फेवरेट बना दिया आपके। और साथ में वो बहुत सपोर्टिव थे, तो चीज़ में अलग ही इंटरेस्ट आता था कि ठीक है, टीचर भी बहुत सपोर्टिव है और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर कर रखे थे, तो उसके कारण मेरी फिजिक्स फेवरेट थी। तो उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आती थी, तो मैं उसे कम टाइम देती थी और फिर केमिस्ट्री को ज़्यादा देती थी टाइम। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट का तो फिजिक्स ही सबसे बड़ा फ़ियर होता है। अगर देखा जाए तो नीट यूजी एस्पिरेंट में फिजिक्स एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है और आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके कंसेप्ट एक बार अच्छे बन गए या फिर आपका टीचर आपके कंसेप्ट अच्छे बना दे, तो आपकी वो सब्जेक्ट भी बहुत फेवरेट हो सकती है, राइट? आपका कैसे तीनों सब्जेक्टों को लेके? मेरे लिए मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। चैप्टर्स पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी को कोई चैप्टर टफ लगता है, कोई किसी को कोई, तो उससे वो सब्जेक्ट को वो हो ज़्यादा ब्लेम कि मेरे को ये सब्जेक्ट ही नहीं पसंद है। बात वो नहीं है, वो आपका या तो कहीं न कहीं वो चैप्टर वीक रह गया है, कंसेप्ट वीक रह गए, या फिर आपको उसको पर्टिकुलरली याद करने में दिक्कत आ रही है। तो आपको उस पे जो जिसमें जो दिक्कत आ रही है उस पे फ़ोकस करना चाहिए। आपका ये नहीं रहना चाहिए कि ठीक है, फिज़िक्स के आज क्वेश्चन्स हुए नहीं इस चैप्टर के, मुझे फिज़िक्स ही नहीं पसंद है। तो आप उस पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। और जैसे बायोलॉजी में जो जैसे मेजॉरिटी लोगों को किंगडम्स में दिक्कत आती थी, इसने बताया ही कि निमोनिक वगैरह, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो एक तरीका हो गया ना कि आपको उस फ़ियर को या उससे जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे ओवरकम करना। तो बायो में ये अप्रोच होगी, तो फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच लगाती कि ठीक है, ये वाले में मेरे से इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो मैं इसकी एक बार यही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि वो फ़ियर निकल जाए। और कोई-कोई जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिज़िक्स में कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो उसका। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि यार ठीक है, ये मेरे को चीज़ आती ही नहीं है, अपने से ऑनेस्ट रह के कि यार ठीक है, मेरे को नहीं आती है, तो एक बार मैं इसको वापस पढ़ लेता हूँ या किसी की हेल्प ले लेता हूँ या कोई वीडियो लेक्चर देख लेता हूँ, जिससे वो क्लियर हो जाए। और फिर वो उसके क्वेश्चंस कर लो, तो आपको वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इस चीज़ में मैं फालतू ही डर रहा था, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये हो जाएगा। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मानती हूँ मैं दिक्कत आती है, उसमें मेमोराइज़ेशन बहुत ज़्यादा है। पर आप उसको अगर डेली बेसिस पे एक रूटीन बना दोगे कि ठीक है, आपको रिवीजन करना है, कि आपने जैसे चैप्टर चल रहा है, ये ट्रिक मतलब ये जो तरीका है ये काफ़ी मेरे को हेल्प करी थी कि जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर चल रहा है, तो उसको जैसे आज 3 पेज आपने पढ़े और अगले दिन आपको 3 पेज और पढ़ा है, तो आप अगले दिन जब रिवीजन करो क्लास लेके, तो आप वो 6 पेज का रिवीजन करो, ताकि आपको जो पिछला पढ़ा हुआ है वो तो रिवाइज़ हो जाए और आज का वो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक में कनेक्टेड बहुत चलता है और इनऑर्गेनिक में भी वो रिवीजन हो जाएगा। और फिजिकल में तो है ही फॉर्मूले। तो वो आप डेली के डेली वो चैप्टर का कंटिन्यू फर्स्ट से रिवाइज करोगे, तो वो आपका काफ़ी बार वो मेमोराइज हो जाता है। और ये एक जो चैप्टर चल रहा हो तब तक तो ठीक है, पर फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप वो 3 चैप्टर डेली रिवाइज कर रहे हो। तो जब तक वो चैप्टर चल रहा है तब तक उसका रिवीजन करो फर्स्ट पेज से, जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तब फिर उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख दो और जो नया चैप्टर चालू है फिर उसके कंटिन्यू रिवीजन करो। तो आप काफ़ी आपके वो मेमोरी में बैठ चुका है पहला चैप्टर, तो जब पेपर पास में आए तब उसको रिवाइज करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलती है। और ऑर्गेनिक में मैं भी ऐसा करती थी कि डे 1 से रिवाइज़ करती थी, लाइक आज डे 3 है जो अपॉर्चुनिटी में पढ़ा है, तो मैं डे 1 से रिवाइज़ करती थी अंटिल वो चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। और ये सच में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसके साथ में ना, ऑर्गेनिक में मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, तो उसको अलग पेजेस पे लिख दो, मैकेनिज़्म मत लिखो, क्योंकि नीट में मैकेनिज़्म से इतने क्वेश्चंस नहीं आते। और उस पेज को आप बार-बार रिवाइज़ करो, हर टेस्ट से पहले रिवाइज़ कर लो, या फिर जो नीट से पहले है तो उस पेज को रिवाइज़ कर लो। और इनऑर्गेनिक में भी सीक्वेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके लिए अलग से चार्ट बना दो, वो हेल्पफुल रहता है। और फिज़िकल में फ़ॉर्मूलाज़
और जो फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करो। जैसे आपने कोई क्वेश्चन आज सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्व करके वापस देखा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो आप उस क्वेश्चन को मतलब इसका मतलब वो आपकी इतना स्ट्रांग नहीं है या फिर कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उस क्वेश्चन को आप 1-2 बार और करो। ताकि टाइम रिड्यूस हो जाए। हाँ, सेम क्वेश्चन को कहीं नहीं, नीट का जो पैटर्न है उस अकॉर्डिंग आपको एक ही क्वेश्चन को बार-बार करना चाहिए, ना कि अलग-अलग क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए। हाँ, हाँ। अ, मतलब एक ही फ़ॉर्मूले को अलग-अलग एंगल से करो, क्योंकि एक ही फ़ॉर्मूले से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? ओके। तो अपन चलते हैं लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाले थे आपके, तो एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले आपका क्या वो था आपकी प्रिपरेशन का तरीका कि आपने कितना कवर अप कर लिया था या कुछ बचा हुआ था या फिर बर्डन फ़ील कर रहे थे या डिमोटिवेट हो गए थे? क्या आपका उस टाइम पे सर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रिवीज़न बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है। मतलब ऐसे तो रिवीज़न किया था बट मैं सैटिस्फाई नहीं थी अपने रिवीज़न से जितना मैंने किया। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी। फिर मैंने सोचा लेकिन करना तो पड़ेगा, नीट भी क्रैक करनी है और ऐसे डिमोटिवेट होके टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। ऑलरेडी मैंने बहुत वेस्ट कर दिया है। मतलब ये फ़ील हो रहा था, तो फिर मैंने अपना जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज़ कर दिया और मेरा ये टारगेट था एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कि मैं हर दिन 3 मॉक टेस्ट लूँगी और उनको एनालिसिस करूँगी। लास्ट मंथ क्या हुआ? लास्ट में ही क्या है, तो मैंने हर दिन 3 मॉक टेस्ट दी थी। तो मैं मॉक टेस्ट भी देती थी, उसके अलावा मेरा जो मुझे लग रहा था कि मेरा वीक पॉइंट है, जो उस मॉक टेस्ट में मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं उन टॉपिक को रिवाइज़ करती थी। और उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि ये वाला मतलब लास्ट टाइम उड़ा दिया था, मतलब लाइक पीएस हो जाता है कि लास्ट में बहुत फास्ट चला जाता है, तो वो मुझे लगा इतना क्लियर नहीं हुआ था मेरा। तो वो मैं बार-बार पढ़ रही थी वहाँ पे, तो मतलब लास्ट टाइम बहुत हेक्टिक हो गया था, लाइक 3 आवर्स टू 4 आवर ही मैं स्लीप लेती थी, उसके अलावा मैं पढ़ाई करती थी 24 आवर्स में से सिर्फ 3 आवर्स की स्लीप लिया आपने। लास्ट मंथ में। बट लास्ट लाइक 10 डेज़ या फिर 7 डेज़ के आसपास फिर मेरा नॉर्मल शेड्यूल और बहुत ही रिलैक्स में मैं चली गई थी कि अब मीट आ रहा है, तो अब रिलैक्स होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना उतना पुट करके आ सकूँ। हाँ, ये बिल्कुल। तो तब मैं मेरा वापस स्लीप का जो था 7 टू 8 आवर मैं अच्छे से स्लीप लेती थी और फिर एकदम रूटीन के साथ फॉलो करती थी और ये कोशिश करती थी कि मैं अपना एक जो मॉक टेस्ट है वो उस टाइम पे दूँ जिस टाइम पे नीट एग्ज़ाम हो, ताकि उस टाइम पे मैं अवेयर रह सकूँ, अपना फुल कंसंट्रेशन भी दे सके। तो मतलब लास्ट के 1 मंथ में आपको थोड़ा-सा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था ड्यू टू द सिलेबस के रिवीजन की वजह से, राइट? ओके। आपका कैसा रहा लास्ट का 1 मंथ? मैं क्या पहले से प्रिपेयर्ड चल रही थी कि क्योंकि लास्ट मंथ पे इतना सिलेबस वास्ट है, तो मुझे पता था कि ये एक बारी में तो होगा नहीं। और ये पकड़ पे डिपेंड करता है कि आपने जो साल 2 साल तैयारी करी है, वो आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना अच्छे से रिवाइज़ करा है। तो कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे टिप्स पे आ जाती है जो आपको बार-बार देख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि वो आता है। तो लास्ट का जो 5-6 महीना होता है उससे मतलब जो नीट से 5-6 महीना पहले की बात होती है, तो उस टाइम मैंने करा था कि एक चार्ट पेपर बना लिया था। बड़े से चार्ट पेपर पे जितने भी टॉपिक मतलब जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, वो लिख दिए थे और अपने अलमीरा पे चिपका दिए थे सामने ही, आँखों के सामने सिलेबस रहना चाहिए ताकि आपको पता है कि हाँ ठीक है ये करना है। और उस पे टिक्स भी थे कि ठीक है ये वाला जैसे मैंने कर लिया और ये पता है कि ये अब मैं दोबारा एकदम देखूँ या अगर कभी गलत हो तब देखने की ज़रूरत पड़े, बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से कवर हो चुका है। तो उसको एक कलर से टिक कर दिया और मतलब कलर कोडिंग कर दी थी टिक्स में ताकि पता रहे। और जो ऐसा है कि वो डिफ़िकल्ट है कि ये मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, ये अभी मैंने एक बार रिवाइज़ कर तो दिया है, पर वो मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ या फिर मेरे को भी कंसेप्ट बनाने में टाइम लगेगा। तो उसको दूसरे कलर से और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल मेमोराइज़ करने के होते हैं, जो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, उसमें मैंने एक डायरी बना ली थी वो 6 महीना, क्योंकि वो 6 महीना बहुत क्रूशियल था और पता था कि 6 महीने बाद में वो एक डिसाइडिंग फैक्टर आ ही जाएगा। लास्ट टाइम आएगा ही। है। तो वो उससे पहले प्रिपेयर चलना, तो वो 6 महीने में जैसे मैं वो वापस रिविज़न चालू करा था कि हर एक चैप्टर पढ़ रही हूँ और ऐसे पढ़ रही हूँ कि कोशिश मेरी यही थी कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि सब पढ़ने बैठूँगी तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, उस टाइम नहीं हो पाता है हम। जो चीज़ें बिल्कुल मेमोराइज़ करने की, जैसे फ़ॉर्मूलेज़ हो गए या फिर कोई चीज़ के नाम हो गए या कोई रिएक्शंस हो गई केमिस्ट्री की, वो एक नोटबुक बना ली थी एक छोटी-सी, मतलब उसमें आपको सब कुछ नहीं लिखना है, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो याद करने की है, जो प्रॉपर कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये तो मैं भूल जाऊँगी थोड़े टाइम में, जो बिल्कुल ही याद करने की है, वो लिख ली थी।
और वो नीट के 1 दिन पहले और नीट के सुबह मैंने वो रिवाइज़ करा था, ताकि वो जो मेमोराइज़ वाला फैक्टर है वो तो हट गया और वो चैप्टर हो गया आपका, क्योंकि वो आपने एक बार लिख लिया है, तो आपको पता है कि सिर्फ़ ये चीज़ रिवाइज़ करनी है, वो तो आप करने ही वाले हो। तो वो चैप्टर भी हो गया और जो चीज़ें ईज़ी थी, फिर उससे क्या होता है, जो चैप्टर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग वाला होता है या फिर जिसमें आपको टाइम देना चाहिए, तो वो आपके सामने क्लियर हो जाता है कि ठीक है, ये चैप्टर आपके सामने लगे हुए हैं कि हाँ, ये आपको करने हैं और इस पे ज़्यादा टाइम देना है। तो उसमें रिवीजन में फिर दिक्कत नहीं आती है, तो वो लास्ट का मंथ फिर वो रिलैक्स हो जाता है कि आपको ये जो मेन चीज़ें इस पे ध्यान देनी है, आप पेपर टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपका टाइम और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रहे उस टाइम। तो मतलब लास्ट टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें रखनी है अपने पास में कि जो एक तो अपन ने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, उनका रिवीजन होता रहे और वो सारी चीज़ें जो अपने माइंड से स्लिप होने के चांसेस है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, उनको एक पल अलग से अपन को सेपरेट पोर्शन कुछ बुक्स नोट्स बना के रखना है, राइट? हाँ, और नींद पूरी लेनी है। नींद जब तक दिमाग नहीं चलेगा तब का आपका सबका याद करा हुआ बेकार तो होता आपका क्या था मतलब रूटीन कितने घंटे आप स्लीप लेते थे? है। क्योंकि दोपहर का पेपर होता था, तो सुबह का टाइम काफ़ी रहता था और मैं क्या नाइट पर्सन मतलब नाइट आउल हूँ, तो मैं रात को पढ़ती थी, सुबह लेट उठती थी, ताकि जब पेपर का टाइम हो ना 2 बजे से पहले, उससे थोड़ा टाइम पहले 2-3 घंटे पहले उठती थी, ताकि फ्रेश रहे दिमाग। अच्छा, आप रात को ज़्यादा पढ़ते थे? और रात तक ज़्यादा पढ़ के फिर सुबह बस नींद से उठे और थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा और पेपर देने चले। तो आपने पेपर दे लिया उसके बाद में जब आपने घर पे आके जब आंसर की आई होगी, सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही आती है, तो आंसर की आई थी तो आपने मिलाया तो कैसा लगा आपको आंसर मिलाने पे? सर मैं तो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थी आंसर मिला के कि मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई थी कुछ पेपर्स में, और मुझे रियलाइज़ हुई जब मैंने आंसर की मिलाई और मुझे लगा कि मुझे ये आता था, मैं कर रही थी। अभी मेरा कोई वापस टेस्ट ले लो, मैं वापस करके आ अच्छा। जाऊँगी। मैंने अपने मार्क्स लूज़ कर दिए। लेकिन वो लगभग कितनी सिली मिस्टेक्स आपने काउंट की? सर मेरी 3 सिली मिस्टेक्स। 3 सिली मिस्टेक्स या 3 सिली मिस्टेक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि दूसरा पेपर हो? हाँ, सर ये कि वो लास्ट मेन एग्ज़ाम था, तो मैं चाहती थी कि मुझे नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन मैं सिली मिस्टेक ना करके आऊँ, उसके कारण मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो वो हो गया था। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद में लगा कि ठीक है, ये भी अच्छे मार्क्स है, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया फिर मैंने। और आपका क्या रहा उस टाइम पे जब आपने आंसर मैच किए? मैथ्स करते टाइम तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ रही थी कि ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। और फिर भी वो सिली मिस्टेक्स हो जाती है और तभी तो कहते हैं कि पेपर के टाइम पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी सिली मिस्टेक मेन पेपर में ना हो। क्योंकि नहीं-नहीं करके भी वो एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट आ जाता है कि तब हो जाती है, तो हो गई थी मेरे से भी। तो मैं भी डिसअपॉइंट थी कि ठीक है, ये मेरे को आता था, अच्छे खासे नंबर आ सकते थे, पर ठीक है मेरे। ओके। अब आप एक चीज़ बताइए कि कभी जब आप लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे थे, जो फाइनल एग्ज़ाम था अपने नीट का, जब आप एग्ज़ाम हॉल में थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम आपको ये कॉन्फिडेंस 100% था कि सिलेक्शन तो है मेरा, बस अच्छे नंबर लाना है या फिर ये भी था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सिलेक्शन तो था। सिलेक्शन तो था, ये तो आपको फुल कॉन्फिडेंस था, बस मार्क्स के ऊपर आपको वो था, आपका? सर पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी था, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें तो मैं आराम से 720 ले आऊँगी। अच्छा, आपका टारगेट था 720 का। तो भी ये था। और पर मैं फिर केयरफुल हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी सोचती हूँ मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हो गई थी वैसे तो। तो वो था कि अब मेरे को बस सिली मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से पेपर देना है। बाकी बहुत ही ईज़ी पेपर है, मतलब मैं और जो कोचिंग में पेपर आते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं। ना वो तो थोड़ा-सा लेवल अप रखते हैं अपना। तो उसको देख पेपर को देख के मुझे लगा कि ये आराम से हो जाएगा पेपर, इसमें तो आराम से कोई भी मार्क्स ले आएगा। बट फिर मेरे को पता था कि इतना ईज़ी कि रैंक का भी इश्यू हो जाएगा। मतलब आप लोगों की पढ़ाई इतनी अच्छी थी, आपके पूरे आपके कांसेप्ट सब इतने अच्छे थे कि आपको इस बात पे तो बिल्कुल ही डाउट नहीं था कि सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? सिर्फ इस बात पे था कि कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ ताकि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। हाँ, बस कोई रिस्क नहीं लेना था कि कहीं भी गलती ना बस ये डर लग रहा था कि बस कहीं भी मैं गलती से सिली मिस्टेक ना कर दूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आ रहे, और मैंने गलती कर दी तो मेरे मार्क्स चली जाएगी, तो वो था मुझे। ओके, तो फाइनली 10-20 का ही था। सम हुआ। हाँ। और फाइनली जब आपका रिज़ल्ट आया, आपको जब कॉलेज अलर्ट हुए, तो फैमिली में और फैमिली मेंबर्स के बीच में माहौल कैसा था? सब फैमिली में सब बहुत खुश थे, मतलब ज़्यादा मैंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था, क्योंकि मैं पीयर प्रेशर को अवॉइड करना चाहती अच्छा, तो जो आंसर की मैच करी उसका आपने वो नहीं बताया था कि कितने मार्क्स में? कितने मैंने रिजल्ट तक मैंने मतलब कुछ मतलब मम्मी-पापा और जो क्लोज़ मेरे थे उनको ही पता था कि मार्क्स कितने आए? के मार्क्स आ रहे। अब आदि का नाम मैंने अपनी मॉक टेस्ट के कुछ मार्क्स बताए थे। मतलब उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सब शॉक हो गए थे कि
ये कैसे हो गया? मार्क्स आ गए हैं फिर आगे मतलब आपने एक तरह से सरप्राइज दे दी सबके। सब कह सकती कि है। ओके आपके मेरा कहीं न कहीं सबको पता था। मतलब वो एक चेक चलता था कि सब पे सबका कि अब कितने हैं? क्या चल रहा है? कैसी पढ़ाई चल रही है? और सबको ऐसे पुक करने की आदत होती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो पता तो सबको ही था कि चल रही है, अभी देगी। फिर पेपर होते ही फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए, क्या हुआ? रिज़ल्ट क्या रहा? हाँ तो जब आपको फाइनल स्कोर सबको पता चला तो हाँ, मतलब सबका था कि हो तो जाएगा, तो सब खुश ही थे। जैसे वो मैं डिसअपॉइंटेड थी, बाकी सब तो खुश ही थे। क्यों आप क्यों थे? वो अच्छा मार्क्स को लेके। सेम ही रहा था कि मैं डिसअपॉइंटेड थी, बाकी सब खुश। क्योंकि अपन माइंड में कुछ और लेके चल रहे थे राइट, जबकि घर वालों के मन में इतना होता कि कॉलेज मिल के आप पास हो गए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स का रहा है राइट, और आपके भी फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा है। टचवुड फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, वो आधा मेंटल प्रेशर कम कर देता अगर आप कोई 3 ऐसे पॉइंट्स या 3 कोई गाइडेंस देना चाहो, 3 अगर कोई ऐसी बातें बताना चाहो न्यू टू एस्पिरेंट को कि ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी चाहिए और ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, तो आपकी तरफ से वो चीज़ें क्या होंगी? सर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दो, जितने हो सके दो, और जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो उन पेपर से ज़्यादा उन पेपर को एनालिसिस करने में टाइम दो। सेकंड मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अप एंड डाउन्स आते हैं और नीट की जर्नी में ऐसा नहीं है कि सबकी कांस्टेंट चलती है। तो अब उसको ऐसा नहीं है कि आप अकेले उसको झेल रहे हो, आप किसी से बात करो, आप अपना टेंशन रिलीव करो, क्योंकि आपके माइंड को फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी चीज़ है, वो ये होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हो और आप अपनी हेल्थ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो एट द एंड आपको हेल्थ बहुत बड़ी इश्यू कॉज़ कर सकती है। तो आप थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा बाहर जाके आ जाओ, रिफ्रेश हो जाओ, माइंड फ्रेश करो। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज़, मेडिटेशन जो आपको आपकी किलो रिलैक्स इम्प्रूवमेंट हो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को सही रखे। और जो आपको नहीं करनी है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, रॉन्ग मिसयूज़ नहीं करना है। मतलब वैसे तो इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर देखा जाए तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो स्टडी के लिए, आपकी जर्नी के लिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने भी कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखे थे? जैसे आज आप टॉपर्स का इंटरव्यू दे रहे हो। हाँ, मैं देखती थी। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं टॉपर्स की इंटरव्यू देखती थी। अभी मतलब ऐसा करती थी कि मेरा टाइम खराब ना हो जाए, तो मैं खाना खाते-खाते टॉपर्स के साथ में इंटरव्यू देखती थी। अच्छा, वहाँ से गाइडेंस मिल जाता तो वही आइडियाज़ वहाँ से आइडिया लग जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ करके ही सीखो। उन है। दूसरी की गलतियों से सीख जाओ वो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो एक तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, दूसरा दूसरा सर ये है कि है ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, आज मेरी तबीयत खराब है, क्लास नहीं जाता हूँ, अवॉइड कर लेता हूँ। या फिर जो चीज़ें मतलब क्लास आप वापस, ऐसा नहीं है कि आप वापस जाओगे तो आपको क्लास में बैठने का मौका मिल जाएगा, में आपको अवॉइड नहीं करना है। वहाँ पे जाओ, एक बार जैसी भी प्लेस आप हो, क्लास अटेंड करो, मिस मत करो। और टेस्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये ब्लंडर तो नहीं करना है। और तीसरी चीज़, लोग एनसीईआरटी को इनिशियली इग्नोर कर लेते हैं। मैंने भी की थी कि एनसीईआरटी ठीक है, कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, बट नहीं करना है। एट द एंड एनसीईआरटी में से ही आना है, तो आपको स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ना है और उस पे फोकस करना है पूरा। मतलब एनसीईआरटी से ही स्टिक रहना है अपन को पूरी जर्नी के अंदर राइट? ओके। डॉक्टर आयुषी आप क्या 3 चीज़ें बताना चाहोगे? 3 चीज़ों में सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है, अप्स एंड डाउन्स आएँगे, आपको कोप अप करना है, मोटिवेटेड रहना है। आप जो आपको सपोर्ट करे उसके पास चल जाओ, टीचर्स के पास चल जाओ, वीडियो देख लो यूट्यूब पे। पर आपको डाउन नहीं जाना, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप डेली कुछ-कुछ, कुछ-कुछ करके, वही बात है, कहीं बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो आपको कंटिन्यू रहना है इसमें। और दूसरा, आपको जो कंपटीशन है उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि आप जिस पेपर में बैठने वाले हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको एक मोटिवेशन बहुत अच्छा वाला देगा, पर आप उसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना। और तीसरा, डाउट्स। आपको कभी भी डाउट्स आए तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर देना जल्द से जल्द, क्योंकि डाउट्स क्लियर रहते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता है, तो वो आपके एंड तक साथ देता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप और टीचर्स वगैरह जो एक एक्सपीरियंस पर्सन या आपका कोई साथ वाला डाउट बताता है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है चीज़। तो डाउट्स कभी रखने नहीं है, आपको हमेशा क्लियर करके चलना है उनको।
तो क्या चीज़ें नहीं करनी है? वही सोशल मीडिया से दूर रहना है और कंपटीशन को नेगेटिव वे में बिल्कुल पे लेना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है उसको लेके के। और जैसे भी आप कभी भी लो हो जाओ, तो वो होता है, सबके साथ होता है किसी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ये डाउनफॉल्स सबके आते हैं। आप लोग को भी आए थे, लेकिन आज आप लोग उस चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हो, राइट? ओके। लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आए तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ दो या फिर पढ़ाई में बीच में डिस्टर्ब हो जाओ, मतलब कोई भी सिचुएशन को अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करने दे। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मतलब कुछ भी हो जाए कि यहाँ पे कुछ चल रहा है या फिर घर पे सही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ टेम्परेरी है, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपको 2 साल तो कंसिस्टेंट रहना है नीट अगर क्रैक करना है तो। मतलब किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा नहीं होना है कि आपके पढ़ाई पे बर्डन। ये बाहर की चीज़ को खुद अफेक्ट करने नहीं देना है। बिल्कुल एकदम सब छोड़-छाड़ के 2 साल दे दो, तो आपके फिर आगे आने वाले साल बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर लक्षिता और डॉक्टर आयुषी। आप लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें वो बताई हैं जो कि एक नीट यूजी एस्पिरेंट को ज़रूरी होती है जानना। जब नीट यूजी एस्पिरेंट 10th क्लास के बाद सोचता है कि मुझे नीट यूजी फाउंडेशन करनी है, तो उसके पास में वो सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हो जाएँ कि ये पूरी जर्नी होने कैसी वाली है, ये जर्नी ऑलरेडी जिसने पूरी कर ली है, अगर उसका गाइडेंस मिल जाए, उसके वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। आज आप दोनों ने नीट यूजी एस्पिरेंट्स को वो सारी बातें बताई हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक नीट यूजी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगी। उनको अपनी जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट में आप दोनों के लिए। आप आए, बहुत सारी आपने लोगों ने बातें करी, नीट यूजी एस्पिरेंट को मोटिवेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर।